नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 21 जुलाई 2026 की प्रमुख खबरों पर। जंग के बीच ईरान के मंत्री पाक पहुंचे। अमेरिका ने लगातार 10वें दिन बम बरसाए। सिंगापुर में भारतीय नागरिक को जेल। नकली हीरे से असली को बदलने का आरोप। एक अन्य पर फैसला आना बाकी। अमेरिका में भारतीय नागरिक हरमनवीर सिंह की तलाश। FBI ने ड्रग तस्करी में घोषित किया वांछित। सिर्फ हथियार नहीं, सप्लाई चेन पर होगा ट्रंप का फोकस। रक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए उठाया बड़ा कदम। अजीत डोभाल ने सऊदी विदेश मंत्री से की मुलाकात। रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। सिंधु जल संधि पर भारत का बड़ा फैसला। आतंकवाद बंद होने तक रहेगी स्थगित। मुर्मू ने मोल्दोवा में मजबूत किए भारत के रिश्ते। भारतीय समुदाय से भी मिली। असम में बाढ़ का कहर। सेना ने 200 से ज्यादा लोगों को बचाया। भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर किसान नाराज। दिल्ली कूच से पहले बॉर्डर सील। ईडी की कर्नाटक में 8 जगहों पर छापेमारी। फंडिंग के नेटवर्क की जांच तेज। सिक्किम में निर्माणाधीन टनल पर लैंडस्लाइड, 10 मजदूरों की मौत। यूपी में भारी बारिश का कहर। सीएम योगी ने 24 घंटे में मुआवजे के दिए निर्देश। महाराष्ट्र के 3 तीर्थ स्थलों पर खर्च होंगे 115 करोड़। फडणवीस ने दी मंजूरी। एनडीए की बैठक में बोले पीएम मोदी, हम छात्रों के साथ हैं। नीट पेपर लीक पर सख्त सजा देने की कही बात। दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किए जाएंगे सोनम वांगचुक। मालगाड़ी के 6 डिब्बे पटरी से उतरे। गाजियाबाद दिल्ली रेल खंड पर कई ट्रेनें रद्द। 53 ट्रेनें प्रभावित। बिजली कंपनी के चीफ इंजीनियर के ठिकानों पर लोकायुक्त का छापा। तनख्वाह से 258% ज्यादा कमाई। टीकमगढ़ में खेत पर सो रहे किसान पर गिरी आकाशीय बिजली, मौके पर मौत। उज्जैन में बनेगा देश का सबसे बड़ा तीर्थ डेटाबेस। श्रावण से शुरू होगा हर भक्त का रिकॉर्ड। इंदौर में सैकड़ों छात्र धरने पर। नीट पेपर लीक पर फूटा गुस्सा। सोनम वांगचुक का समर्थन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुलिस को देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस बनाने का लक्ष्य दोहराया। नशा मुक्ति, कानून व्यवस्था, भर्ती और त्योहारों की सुरक्षा मजबूत करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर मध्य प्रदेश पुलिस को देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस बनाने का लक्ष्य दोहराया। उन्होंने हाल ही में हुई करीब 25,000 पदोन्नतियों पर अधिकारियों को बधाई देते हुए कानून व्यवस्था मजबूत करने, नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन और आगामी त्योहारों व स्वतंत्रता दिवस के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने नशा मुक्ति अभियान को तेज करने, सीमावर्ती क्षेत्रों में नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने, पुलिस भर्ती व पदोन्नति प्रक्रिया नियमित करने, विशेष पिछड़ी जनजातियों की भर्ती पर ध्यान देने तथा हर जिले में पुलिस बैंड की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। प्रदेश सरकार ने अपनी मंजूरी दी। ये कारण है कि 8 साल पहले सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई थी और सब इंस्पेक्टर की भर्तियाँ भी हुई। सब मिला करके पुलिस का काम और अच्छे से चले, हमारे सभी प्रकार के अपराधों पर कार्रवाई हो। माननीय गृहमंत्री प्रधानमंत्री ने नशे के खिलाफ अभियान चलाने की बात कही है, उसका एक सिलसिलेवार हमारा यहाँ भी रचना बने, उस पर हम कठोर कार्रवाई करें। सभी प्रकार के संसाधनों से युक्त होते हुए मध्य प्रदेश की पुलिस आज पूरे देश की पुलिस से बहुत अच्छी स्थिति में, लेकिन उसकी दक्षता में और निखार आ और ताकत के साथ आगे बढ़े। ऐसे बहुत सारे विषयों को लेकर के हमारी सरकार के जन कल्याणकारी कामों के लिए वर्तमान के दौर में खासकर अपराधियों को, अपराधी कोई भी इस अपराधी को कहीं बचने का मौका न मिले, लेकिन जो अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, जो अपनी शासन की व्यवस्थाओं के नियमों के आधार चलते हैं, उनको वो सब मिले। ऐसे कई कारणों को लेकर आज मैंने लंबी मीटिंग ली थी और जैसा कि आप सबको जानकारी है कि मैंने बीते समय अपने हाउस में चीफ सेक्रेटरी और सबको बिठा करके पुलिस संबंधित भविष्य की भर्ती, प्रमोशन, रोजमर्रा के काम, नए कानून के लागू होने के बाद हमारे नक्सलवादी क्षेत्र में जब नक्सलाइट ख़त्म कर दिए तो बाकी जो वहाँ के विकास के कामों में
पुलिस के साथ जुड़ करके ऐसे सारे सकारात्मक काम, जिन कामों के आधार पर दोबारा कोई ऐसे अपराधी ना पनपे, ऐसे बहुत सारे विषयों पर आज मैंने विस्तार से चर्चा की है। और मुझे संतोष है कि अभी हमारा सभी विभागों में जो प्रमोशन का दौर चला है, उसमें पुलिस में सबसे ज़्यादा प्रमोशन हुआ है। लगभग 25,000 से ज़्यादा अधिकारी कर्मचारियों को इसका लाभ मिला है और 18,000 की भर्ती तभी हम निकाल रहे हैं। और आने वाले समय में जो 22,000 में से लगभग 3-4 हज़ार है, इसकी भर्ती भी रहेगी। साथ ही साथ जो प्रमोशन में अभी छूटे हैं, हमने कहा चक्रीय क्रम में हर साल उनको प्रमोशन मिल जाए। तो आने वाले सितंबर में इस साल की जो प्रमोशन होंगे, बचे हुए प्रमोशन भी वापस। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यूसीसी विधेयक विधानसभा में पेश हो चुका है। सत्र में कानून बनाने के बाद बिना विधेयक तलाक दूसरा विवाह गैरकानूनी होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया गया है और वर्षाकालीन सत्र में इसे कानून का रूप दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी से सभी नागरिकों, विशेषकर मुस्लिम महिलाओं को सबसे अधिक लाभ मिलेगा। नए कानून के तहत वैधानिक तलाक के बिना दूसरा विवाह गैरकानूनी होगा और इसके लिए दंड का प्रावधान रहेगा। उन्होंने कहा कि व्यापक जन सुझाव और महिलाओं के समर्थन के बाद यह निर्णय लिया गया है तथा प्रदेश के विकास के लिए सभी वर्गों के सहयोग की अपेक्षा की है। मध्य प्रदेश की धरती है जहाँ पर राम, रहीम, राबिन सबके लिए एक कानून की बात कही है और आज उसका अध्यादेश हमारा कानून का रूप लेते हुए विधानसभा के पटल पर पेश हुआ है। और उम्मीद करेंगे कि इस वर्षाकालीन सत्र में इसको हम कानून का रूप देते हुए भविष्य में इसके लाभ से सबको लाभान्वित करेंगे। मुझे एक बात ये ज़रूर कहना चाहिए कि जो एक समान कानून की बात कही गई, इसमें सबसे बड़ी संख्या में मुस्लिम बहनों को, मुस्लिम महिलाओं को लाभ मिलने वाले हैं। कि उनका हिलाला से लेकर के एक विवाह से ज़्यादा सब प्रकार की झंझटों से मुक्ति मिलने वाली है। यही कारण है कि जब सुझाव आए तो बड़ी संख्या में इसमें मुस्लिम बहनों ने समर्थन भी किया है। लेकिन हमने कहा कि हम तो एक देश, एक विधान, एक प्रधान और एक व्यवस्था से चलने वाले लोग हैं। मुझे पूरा भरोसा है। मैंने आज अपने अपोजिशन के लोगों से भी कहा है कि आप और हम सब मिल करके प्रदेश के बेहतरी के लिए ऐसे नियम पे। विधानसभा में कांग्रेस विधायक सांकेतिक शब्द लेकर पहुंचे और सरकार पर जनहित के मुद्दों की अनदेखी का आरोप लगाया। कांग्रेस ने यूसीसी विधेयक का भी विरोध किया। मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायक विधानसभा परिसर में सांकेतिक शव लेकर पहुंचे और आरोप लगाया कि सरकार जनता के मुद्दों की अनदेखी कर रही है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक का भी विरोध किया। विधायक हाथों में पोस्टर लेकर पहुंचे जिन पर किसानों, बेरोजगारों और आम जनता की समस्याओं को लेकर सरकार पर सवाल उठाए गए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि सरकार जनहित के मुद्दों से ध्यान भटकाकर विवादित विषयों को प्राथमिकता दे रही है। लेकिन प्रदेश के किसान परेशान है, खाद नहीं मिल रही, खाद को लेके बात नहीं करते। गेहूं और मूंग की फसल, सोयाबीन की क्या स्थिति है, एमएसपी में नहीं खरीदा गया, इसकी बात नहीं करते। युवा नौकरी के लिए तरस रहे, 27% ओबीसी आरक्षण नहीं है, तमाम मुद्दे हैं। लेकिन ये मुद्दे जब उठते हैं जब हिंदू मुस्लिम की बात हो, औरंगजेब की बात हो, बाबर की बात हो, नेहरू की बात हो, ये राम मंदिर की बात हो, मैं समझता हूं कि ये ऐसे भारतीय जनता पार्टी जो आम जनता के अधिकारों के मुद्दे उन पे बात नहीं करना चाहती। थैंक यू। इंदौर में बुजुर्ग की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। लोन चुकाने के लिए पैसे नहीं मिलने पर भतीजी ने हत्या की साजिश रची, आरोपी गिरफ्तार हुआ। इंदौर के चंदननगर थाना क्षेत्र में बुजुर्ग की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए मृतक के भतीजे चेतन कुमावत को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी लोन चुकाने के लिए अपने बड़े पिता से रुपए मांग रहा था, लेकिन इनकार और डांट फटकार से नाराज होकर उसने हत्या की साजिश रची। रविवार तड़के सोते समय चाकू से हमला कर हत्या करने के बाद आरोपी 1500 रुपए लेकर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया है और मामले की जांच जारी है।
थाना चंदन नगर की घटना है। कल 19 तारीख को सुबह ये सूचना हॉस्पिटल से आई थी कि एक व्यक्ति मृत मिला है और इसको चोटें हैं चाकू की। जब ये पता किया गया तो उसकी हत्या की गई थी, हत्या का प्रकरण था। इसके बारे में विस्तृत पूछताछ और विवेचना के दौरान ये पता लगा तिलक कारोले थाना चंदन नगर थाना प्रभारी के द्वारा इसमें विवेचना प्रारंभ की गई और विवेचना के दौरान ये पता लगा कि इसका जो भतीजा है मृतक का चेतन कुमावत, इसके द्वारा ही ये मर्डर किया गया है। पूछताछ में सारी चीज़ें ओपन हुई। ये जानकारी मिली पूछताछ पे कि जो आरोपी है इसके द्वारा 2-3 महीना पहले कुछ लोन लिया गया था बजाज फाइनेंस से और उसके लिए ये पैसे मांग रहा था अपने बड़े पापा से और उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। इसके पहले वो पैसे देता रहा है इसको, लेकिन इस बार पैसे देने से इनकार किया और इसकी मां के साथ भी, आरोपी की मां के साथ भी मृतक के द्वारा बीच बीच में डांट डपट की जाती रही है। पहले पूर्व में डांट डपट की जाती रही तो उससे पहले से रुष्ट था। तो इन दोनों घटनाओं के प्रभाव से इसके अंदर गुस्सा था और रात में इसने रात का इंतजार किया। रात को 2:30 से 3 बजे के बीच में इसने अपने ताऊ के घर में जब वो सो रहा था उसके कमरे में जाकर के चाकू मार करके उसकी हत्या कर दी। सर, पैसों के लेन देन को लेकर ही विवाद हुआ कि और भी कोई कारण है प्रॉपर्टी से संबंधित या इस तरह से कुछ? प्रॉपर्टी से रिलेटेड इसमें कोई कारण नहीं है। इन लोगों का पहले सम्मिलित रूप से ये रहते थे और एक ही किचन था इनका जिसमें खाना बनता था, लेकिन अभी 3-4 महीने पहले ये अलग अलग हो गए। उसका खाना अलग बनता था, इनका खाना अलग बनता था, लेकिन ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिसका बंटवारा हुआ हो। वास्तव में जो इसके द्वारा लोन लिया गया था उसका पैसा इसको वापस करना था जो चुका नहीं पा रहा था, तो पैसे की इसके द्वारा डिमांड की गई और उसने पैसे देने से मना कर दिया और इसको डांटा भी था कि तू फालतू खर्चा करता है। तो उस कारण से इसके अंदर गुस्सा भरा। अमाउंट कितना था और ये जो मृतक है इसका क्या प्रॉफिट था? 1500 रुपये इसको मिले अलमारी से और इसको ज़्यादा की ज़रूरत थी, करीब 15 से 20 हज़ार रुपये की ज़रूरत थी लोन चुकाने के लिए, लेकिन इसको वहाँ से अलमारी से केवल 1500 रुपये मिले हैं। सर, किस तरह एवरेज में इसने लोन लिया था? क्या खर्चे थे, क्या कारण? इसको अपने मामा के लड़के की शादी में जाना था, वहाँ पर जाने के लिए कपड़े खरीदना थे, उस कारण से इसने लोन लिया था और उस लोन को फिर चुका नहीं पाया। सर, आरोपी के माता पिता नहीं देते थे क्या पैसे वैसे या इस तरह से कुछ जो ताऊ पे डिपेंड था? ये आरोपी के भाई आलू चिप्स बनाने का काम करते हैं और करीब साल भर पहले ये नशा करता था, तो इसका नशा छुड़वाने के लिए घर वालों ने इसको घर में ही बंद कर दिया था, इधर उधर आने जाने नहीं देते थे। 3-4 महीने पहले तक तो ये कुछ कमाता नहीं था। अभी 3-4 महीने से अपने भाइयों के साथ काम करने लगा था और उनके साथ आलू चिप्स बनाने का काम करता था, लेकिन उससे इतनी इनकम नहीं होती थी कि अपना वो पुराना वाला लोन चुका सके। तो इसलिए इसने अपने ताऊ से पैसे मांगे। पहले ताऊ इसको पैसे देता रहता था, हर दूसरे तीसरे दिन ये पैसा मांगता था तो 400-500 रुपये इसको दे देता था। इंदौर पुलिस ने नौकरी के नाम पर छात्रों से ठगी करने वाले आरोपी को पकड़ा। उसके पास से 313 छात्रों की मूल मार्कशीट मिली। आरोपी दस्तावेज लौटाने के बदले पैसे मांगता था। इंदौर के विजयनगर थाना पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर छात्रों से ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने ऑर्बिट मॉल स्थित अल्फा कंसल्टेंसी के संचालक मयंक सराफ को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 313 छात्रों की 10वीं और 12वीं की ओरिजिनल मार्कशीट जब्त की है। जांच में सामने आया कि आरोपी युवाओं को नौकरी का झांसा देकर उनके मूल दस्तावेज जमा करता था और बाद में उन्हें लौटाने के बदले 5 से 10 हजार रुपए तक वसूलता था। विरोध करने पर धमकियां भी दी जाती थी। पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर लेकर पूरे नेटवर्क और अन्य संभावित पीड़ितों की जांच शुरू कर दी है। विजयनगर के अंदर छात्रों को नौकरी दिलाने के नाम पे किए गए एक बड़े स्कैम का खुलासा किया गया है। इसमें आरोपी मयंक शराफ को 18 जुलाई को हिरासत में लेकर के और अनेकों छात्रों के साथ की गई धोखाधड़ी का पर्दाफाश हुआ है। मयंक सराफ द्वारा एक एस्पा एंटरप्राइज नाम की फर्म चलाई जाती है। ये इसका ऑफिस ऑर्बिट मॉल के अंदर है। मूलतः आरोपी देवास का रहने वाला है और पिछले कई महीनों से विभिन्न स्टूडेंट्स को और युवाओं को नौकरी दिलाने के नाम पे ये ठगी कर रहा था। इसकी मोडस ऑपरेंडी ये है, ये जो मूल डॉक्यूमेंट्स होते हैं बच्चों के, ये रख लेता है अपने पास में और अलग अलग प्राइवेट जॉब जैसे टेली परफॉर्मेंस हो गया, इस टाइप की नौकरी उन्हें दिलाने के नाम पे बाद में उनसे पैसे की मांग करता है और जो छात्र पैसे उसको नहीं देते हैं उनके मूल डॉक्यूमेंट्स उन्हें लौटाने से मना कर देता है। संपूर्ण जांच उपरांत प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी और अमानत में खयानत जो एजेंट करता है उसमें धारा पुरानी 409 लगती थी, तो वो उसकी तहत कायमी की गई धारा वर्तमान में बीएनएस में 318, 316 और एक्सटॉर्शन, ये धारा इसमें लगाई गई है। आरोपी का पुलिस रिमांड भी लिया गया था आज तक का। अभी तक की पूछताछ में एक ही आरोपी की भूमिका निकल के आई है
लेकिन इसके जो अन्य एसोसिएट्स हो सकते हैं उसका तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया जा रहा है, क्योंकि बैंक की डिटेल्स भी ली गई है और कोई ट्रांजेक्शन हुए हों। साथ ही जो अब तक विक्टिम सामने आए हैं उसमें जैसे जिस बच्चों ने कंप्लेंट्स कराई है उनसे और पूछताछ की जा रही है कि उनके अन्य कोई साथी हो जिनके साथ में भी इस प्रकार की धोखाधड़ी की गई हो, तो विवेचना अभी इसमें लगातार जारी है। क्या जानकारी दी जाती थी पकड़े गए आरोपी के द्वारा? इसका मोडस ऑपरेंडी ये था कि उन्हें अलग अलग स्थानों पे प्लेसमेंट या नौकरी दिलाने के नाम पे उनके मूल डॉक्यूमेंट्स जो आरोपी अपने पास रख लेता था। कई लोगों की नौकरी लगाई भी नहीं गई और बाद में जब बच्चों ने उनसे पैसे मांगे वापस सॉरी अपने डॉक्यूमेंट्स मांगे तो आरोपी ने उनसे पैसे की मांग करी, किसी से 5,000 किसी से 10,000। इस तरह की कुल 313 मार्कशीट अब तक उसके कार्यालय पे जो पुलिस ने सर्च की थी उसमें जब्त की जा चुकी है। तो 313 विक्टिम तो स्पष्ट दिख ही रहे हैं और बाकी अन्य साक्ष्यों के विश्लेषण और अन्य जो स्टूडेंट्स हैं उनसे कथन लेकर के और आगे की कार्रवाई इसमें की जाएगी। दो के अलावा और भी कई जगहों के साथ इसमें बहुत सारे बच्चे जो यहाँ पढ़ने आते हैं, जैसे कटनी के भी बच्चे हैं, आसपास के ग्वालियर चंबल के भी बच्चे हैं, मालवा क्षेत्र के कई बच्चे हैं, कुछ बच्चे यहाँ के इंदौर के और कुछ बाहर के भी। इस तरह के लोग सामान्यतः सोशल मीडिया पे अपना प्रोफाइल बना करके और अपना कार्य का प्रचार प्रसार करते हैं उसी के माध्यम से। वन बाय वन आपराधिक रिकॉर्ड इसका चेक किया गया है। मैं सर आपका पूर्व का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं पाया गया। ये कहाँ प्रिंट करता था पूरा ये प्रिंट किया हुआ नहीं है, ये ओरिजिनल मार्कशीट है। जो विक्टिम्स है उनकी ओरिजिनल मार्कशीट है और ये अपने ऑफिस में ही उसको रख लेता था और जब तक बच्चे उसको पैसा न दे ये उनको मूल डॉक्यूमेंट्स उनके लौटाता नहीं था। इसी शिकायत पर से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इसी जब्त किया है। वो अभी हम जांच कर रहे हैं। अभी मैंने जस्ट बताया सोशल मीडिया के माध्यम से ये प्रचार प्रसार अपना करता था। कुछ बच्चे इसके संपर्क में आ गए और फिर आगे से आगे लोग इससे जुड़ते चले गए। 313 जो ये डॉक्यूमेंट्स आपके सामने है, मार्कशीट है और इन सारे बच्चों की पहचान की गई है और अन्य भी लोग जिनके साथ धोखाधड़ी की गई हो इसको हम विवेचना में आगे बढ़ाएंगे। लगभग 6-7 महीने से हमारे संज्ञान में आया है। 6 में से ये काम कर रहा था। हालांकि विक्टिम्स जस्ट अभी एफआईआर जो 18 को हुई उससे जस्ट 1-2 दिन पहले ही पुलिस के पास आए थे। पुलिस ने तत्काल उसको डेवलप करते हुए इसी जर किया। इंदौर में मामूली सड़क हादसे के बाद दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। घटना का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया। इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में मामूली सड़क हादसे के बाद दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। गुलजार चौकी के पास 4 पहिया वाहन और एक्टिवा की टक्कर के बाद शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक हो गया। दोनों पक्षों ने अपने अपने साथियों को मौके पर बुला लिया और सड़क पर लात घूंसे चलने लगे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के खिलाफ मारपीट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया। सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये थाना जून इंदौर क्षेत्र की घटना है। गुलजार चौकी के पास एक 4 पहिया वाहन चालक से एक एक्टिवा कार चालक को डैश लगा और डैश लगने के बाद जो है इनके बीच में विवाद हुआ और जो 4 पहिया वाहन चालक है उनके द्वारा गाड़ी वाहन रोकते हुए इसको आगे पलसीकर पर लेके आए। उसी दौरान दोनों पक्षों ने अपने साथियों को वहाँ बुला लिया और आपस में दोनों के बीच मारपीट हुई। थाना जून इंदौर पर दोनों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 403/26 और 404/26, 296, 351 का BNS का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और दोनों पक्ष के आरोपियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसमें टोटल 8 आरोपी हैं। सभी आरोपी पुलिस अभिरक्षा में। हम फिर लौटेंगे दिन भर की ताज़ा और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए वी न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला।